अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने कैपिटल बजटिंग के चैप्टर के पार्ट 2 में जो पिछली चीज़ें हमने डिस्कस की थी उससे आगे डिस्कस करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि कैपिटल बजटिंग है क्या, हम कैपिटल बजटिंग पढ़ क्यों रहे हैं। हमने देखा था कि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है और उससे हमने मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना होता है, अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी होती है। इसलिए हम अपना ये देख रहे होते हैं कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकें, कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट है। फिर हमने कैपिटल बजटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन देखी थी। इसमें जो पूरा प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते थे, आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड सेलेक्टिंग। इसको देखा था कि इसमें क्या-क्या होता है, फिर इनकी डिटेल्स में देखी थी कि आइडेंटिफाइंग से क्या मुराद है, एनालाइजिंग से क्या मुराद है और सिलेक्टिंग से क्या मुराद है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आज हम मज़ीद इन डिटेल देखेंगे इसके अगले प्रोसेस को। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आइडेंटिफाइंग जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, आइडेंटिफाइंग से क्या मुराद है। तो सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताऊँगा कि आइडेंटिफाइंग से क्या मुराद है। तो हमने कहा था कि हम अपने बिज़नेस लाइन, अपने बिज़नेस जो हमारा जिस फॉर्म का बिज़नेस है उसके हिसाब से हम अपने प्रोजेक्ट्स देखते हैं कि किस किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमें प्रोजेक्ट प्रपोजल्स तो देखने हैं, हमें देखने हैं कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स किस किस नेचर के हो सकते हैं। तो बेसिकली इनको 5 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन किया गया है कि किस किस नेचर के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले ये हो सकता है कि हमारा कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, मीन्स कि हम कोई न्यू प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। हम सपोज़ मैं ऐसे करता हूँ कि हम अगर लाहौर में बिज़नेस कर रहे थे, अब हम कराची में भी करना चाह रहे हैं, तो हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट होगा वहाँ पे। तो उस वो एक प्रोजेक्ट हो सकता है। फिर साथ में एक प्रीवियस प्रोजेक्ट, या फिर एक प्रीवियस प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन हम उसको मज़ीद एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो ये भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। इसके बाद कोई पहला प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें कुछ खामियां हैं या फिर अब वो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको रिप्लेस करके मज़ीद एडवांस प्रोजेक्ट हम लगाना चाह रहे हैं, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। याद रखना है कि एक्सपेंशन ऑफ प्रीवियस प्रोजेक्ट में ये होता है कि हम पिछला प्रोजेक्ट रहता है उसी को मज़ीद एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, या तो एफिशिएंसी के लिहाज से कर लेते हैं या ज्यूरिसडिक्शन के लिहाज से, मतलब कि बड़े एरिया में कर लेते हैं। तो रिप्लेसमेंट का क्या होता है कि पुराने प्रोजेक्ट को ख़त्म करके उसकी जगह न्यू लाना, इसमें पुराने प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। फिर है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी एक किस्म का न्यू प्रोजेक्ट ही हम कह सकते हैं या फिर एक्सपेंशन ही कह सकते हैं, लेकिन ये अपनी नौइयत में एक न्यू होता है। क्यों? क्योंकि इस तरह का पहले कभी हुआ नहीं होता। जैसे कोविड-19 की सिचुएशन आप देख लें कि अगर इसकी रिसर्च पे जो प्रोजेक्ट लगाया गया तो ये तो या फिर न्यू हो सकता है या पहले से प्रोजेक्ट चल रहा हो उसको मज़ीद एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की नौइयत के प्रोजेक्ट आम तौर पर नहीं देखे जा सकते, तो एक स्पेशल केस आ जाता है। फिर नेक्स्ट है कि सेफ्टी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, के हम सेफ्टी के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कर लेते हैं। फिर एक और है कि एक्सप्लोरेशन, इससे मुराद ये है कि हम कोई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, कोई हम ये इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड नहीं होता, कोई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे होते हैं। ये साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स मोस्टली इस तरह के होते हैं। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो नेचर तकरीबन सबकी सेम ही है, लेकिन अगर इन डिटेल देखा जाए इनको तो फिर कुछ स्लाइड्स डिफरेंस आ जाते हैं इन प्रोजेक्ट में। तो आइडेंटिफाइंग में हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस नेचर का है, ठीक है, और उसका हमारा न्यू प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से हम फिर अपने अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। फिर इस हिसाब से जितने भी हम जो भी हमारी कैटेगरी है उस हिसाब से हम फिर आइडेंटिफाई करेंगे, लोकेट करेंगे। फिर हम हमारे पास एक सीरीज़ ऑफ प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। सपोज़ हमने शॉर्ट लिस्ट कर दिए, 10 कर दिए, 15 कर दिए, हमारे पास जब इतनी चॉइसेस होंगी तो हम जितने प्रपोजल्स होंगे वो सारे तैयार कर देंगे कि ये हमारे पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो 10 हुई, 15 हुई, 20 हुई, जितनी भी हुई, कि ये हमारे पास अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ यहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो प्रपोजल्स हम तैयार करेंगे। अब डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट हमने डिटेल देख लिया कि आइडेंटिफाइंग या जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल्स वो क्या है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, वो हमने डिटेल देख लिया। अब ये चीज़ भी देखिएगा कि हर जो ऑथर हैं वो अपनी बुक में ये जो आइडेंटिफाइंग को इन डिटेल नहीं लिखते इतना कि जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, ये हर ऑथर की बुक में नहीं लिखा होता, कुछ ऑथर्स के लिखा होता है, लेकिन ये अंडरस्टैंड करना लाजमी होता है। इसी तरह ये कैश फ्लो चेकलिस्ट ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, कहीं जगह कहीं ऑथर्स लिखते हैं, सब नहीं लिखते। तो कैश फ्लो चेकलिस्ट में क्या है, ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। अब देखें सेकंड स्टेप में हमने क्या कहा था, एनालाइजिंग कहा था। एनालाइजिंग से क्या मुराद है, मैंने कहा था कि कॉस्ट एंड बेनिफिट इवैल्यूएशन होगी इसमें, ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट और बेनिफिट्स को देखेंगे। अब कॉस्ट और बेनिफिट को देखने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कॉस्ट है कितनी और बेनिफिट्स कितने मिलेंगे इस प्रोजेक्ट से। तो सबसे पहले हमने देखना होगा कि इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट कितनी लगेगी और फिर इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट कितने मिलेंगे। अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट से मुराद वो पैसा है जो हमने इनिशियल स्टेज पे उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है उसके लिए तो लिखा गया है कि इन दिस स्टेप वी एस्टिमेट द इनिशियल कैश आउटफ्लो।
अब देखें, पैसा हमने इन्वेस्ट किया तो हमारे पास से गया है, तो वो आउटफ्लो हुआ है, तो वो इनिशियल कैश आउटफ्लो है। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि उससे हमें बेनिफिट कितना मिल रहा है। बेनिफिट क्या है, हमें पैसा मिलेगा ना, तो वो पैसा हमें मिलेगा तो हमारे पास आएगा वो पैसा, इट मीन्स वो इनफ्लोज होंगे। ठीक है। लेकिन वो पैसा कब मिलेगा, आज तो नहीं मिलेगा ना, वो फ्यूचर में मिलेगा, तो वो फ्यूचर कैश इनफ्लोज होंगे। ठीक है। अब वो फ्यूचर के इनफ्लोज हैं तो अभी हमें मिले नहीं हैं, तो हम यकीन से तो नहीं कह सकते कितने मिलेंगे, हम एस्टिमेट लगाएंगे। इसलिए उनको कहा जाता है एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज। उनके और भी बहुत से नाम हैं, फोरकास्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज, एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज, उसके बाद इसको एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज भी कहा जाता है। ठीक है। तो दो तरह के हमने कैश फ्लोज पढ़े, कि एक इनिशियल कैश आउटफ्लो और एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज। ये दो ही तरह के कैश फ्लोज होंगे जो टोटल कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स में हम यूज़ करेंगे। ठीक है। अब इन कैश फ्लोज का एस्टिमेट कैसे लगाएंगे, हमने कहा ना कि हमें इसका एस्टिमेट लगाना है कि कितने हमारे कॉस्ट है, कितने बेनिफिट हैं, कितने कैश आउटफ्लो है, कितना कैश इनफ्लो है। ठीक है। तो इस एस्टिमेट को एस्टिमेशन के दौरान हमें कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। वो कौन सी चीज़ें होंगी कि हम इस एस्टिमेशन के दौरान अपनी टोटल कैश इनकम को देखेंगे, मतलब कि हमारे पास इन कैश कितना पैसा आ रहा है ये देखेंगे। अकाउंटिंग इनकम को नहीं देखेंगे। यहाँ से एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि कैश इनकम और अकाउंटिंग इनकम हमारी सेम नहीं होती। ठीक है। वो इसलिए कि आप अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं तो आपके पास जो कैश बचेगा आपके इन हैंड, वो आपके अकाउंटिंग इनकम से जो नेट प्रॉफिट होता है उससे कभी सेम नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि हमारे पास कुछ नए नॉन कैश एक्सपेंसेस भी होते हैं, नॉन कैश इनकम्स भी होती हैं। ठीक है। तो वो भी उसमें ऐड हुई होती हैं, तो हम सिर्फ कैश इनकम को यहाँ कंसिडर करेंगे, अकाउंटिंग इनकम को कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। बिफोर टैक्स नहीं, उससे टैक्स डिडक्ट करके हम कैश फ्लोज करेंगे, क्योंकि टैक्स तो यकीनी है देना ही देना है ना। उसके बाद संक कास्ट को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि संक कास्ट तो हर जगह इग्नोर होती है। ठीक है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कास्ट को हम हमेशा कंसिडर करेंगे, अकाउंट में लेंगे। वो क्यों, क्योंकि देखें अगर हमारे पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से किसी एक को चूज़ करना है, तो जो एक हम चूज़ करेंगे बाकी को छोड़ेंगे, वो भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ना, तो उसको तो कंसिडर करना लाजमी है। तो वो तो हम कंसिडर करेंगे। फिर इन्फ्लेशन को भी हम अकाउंट में लेंगे, कंसिडर करेंगे, इन्फ्लेशन को भी देखते रहेंगे कितनी बढ़ेगी इन फ्यूचर। ठीक है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को भी हम हमेशा कंसिडर करते हैं। वो क्यों, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कौन क्या होता क्या है, इसके लिए अलग डिटेल में मैंने एक टॉपिक पे इस टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है, उसमें पूरी डिटेल से मैंने ये समझाया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल को शॉर्टली बता देता हूँ कि डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए हमें जो कैपिटल की अमाउंट चाहिए होती है वो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, ये वो मैनेजमेंट है जो हमारे वर्किंग कैपिटल को देख रही होती है। ठीक है। इसके तहत इसके हम कह सकते हैं कि इसके ज़िम्मे 3 मेन जो हैं डिसीजंस होते हैं, वो मैंने पूरी डिटेल में बताई हुई है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जो टॉपिक है उसमें, उस वीडियो में। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को भी हम देखेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ हम एडजस्टेड डेप्रिसिएशन को भी देखेंगे, और साथ में तो वही चीज़ पहले से मैंने बताई हुई है कि टैक्स को भी कंसिडर करेंगे। तो ये होती है कैश फ्लो चेकलिस्ट। अब ये देखेंगे कैश फ्लोज का हमें पता होगा तब ही हम जाके टेक्निक्स इस पे अप्लाई करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारे पास जो है इसमें फ़ायदा कितना है और इसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, फिर हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसमें सिंपल सा बस यही बताया गया है। तो ये जो सारे जो टॉपिक्स हैं ना, कैश फ्लो चेकलिस्ट हो गया, और जो आइडेंटिफाइंग को मैंने डिटेल में बताया, जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल, ये हर ऑथर की बुक में नहीं मिलता, कुछ ऑथर्स की बुक में होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझ के ही हम कैपिटल बजटिंग की असली चीज़ को समझ सकते हैं। अब यहाँ अगर देखें कि हम कैश फ्लोज़ को कैसे क्या क्या चीज़ें कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो ये नॉर्मल सा मैंने बताया हुआ है, इसमें जनरल जो है पैटर्न बताया हुआ है। जितना बड़ा बिजनेस है, जितनी उसकी ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत होंगी, उतनी ज़्यादा ये जो फॉर्मेट है बड़ा होता जाएगा और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंपनीज करती है। लेकिन जनरल सा फॉर्मेट मैंने बताया हुआ है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम इवेल्युएट करते हैं कैश फ्लोज़ को। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एसेट एक्सपेंशन कितनी होगी। अब यहाँ पे एसेट एक्सपेंशन क्यों लिखी हुई है कि देखें कि मुमकिन है हमारे पास कोई न्यू पहले से एसेट मौजूद भी, जैसे मैंने कहा कि हम पुराने प्रोजेक्ट को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, न्यू भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट देखेंगे। ठीक है। पुराने हैं तो वो भी ऐड कर देंगे, नहीं है तो न्यू एसेट जो हमने देखेंगे उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंक्लूडिंग वेजेस मैंने इधर वैसे जनरली लिखा हुआ है 90,000 और 10,000। तो इनिशियल कैश आउटफ्लो 1 लाख, इसमें देखें तमाम वो कॉस्ट आएगी जो हमें प्रोजेक्ट पे लगी है। हमने कॉस्ट पे न्यू एसेट खरीदे, न्यू एसेट में तमाम किस्म के एसेट जाते हैं, गाड़ियाँ आ गई, मशीनरी आ गई, प्लांट्स वगैरह आ गए, सब कुछ। ठीक है। और इसी तरह वेजेस वगैरह, इंस्टॉलेशन वगैरह, और डॉक्यूमेंटेशन जो हम पे खर्चे है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं हमारा खर्चा हुआ, तो मैंने वैसे
नॉर्मल लगा दिया कि इनिशियल कैश आउटफ्लो टोटल मेरा 1 लाख में नॉर्मली कह दिया। फिर कैश इनफ्लोज एक्सपेक्टेड, ये वो कैश फ्लोज हैं जो हमें पहले साल जितना मुनाफा हुआ, दूसरे साल जितना मुनाफा हुआ, तीसरे साल जितना मुनाफा हुआ, चौथे साल जितना मुनाफा हुआ, सारा कुछ इसमें लिखेंगे। ठीक है, जितना हमें पैसा मिला तो ये एक्सपेक्टेड होंगे। ठीक है, तो साथ में फिर अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमारे जो अगर सपोज़ के 1 लाख रुपए हमें पहले साल फ़ायदा हुआ, लेकिन उस वक्त हमें लेबर के वेजेस भी देने पड़े, रेंट भी देना पड़ा, पेट्रोल के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, बहुत से खर्चे भी होते हैं ना, वो हमेशा उसमें से लेस करेंगे। अगर हमें 1,000 का फ़ायदा हुआ है और सारे ये खर्चे मिला के 200 रुपये बना है, तो हमारे पास जो कैश इनफ्लो होगा ना वो 800 कंसिडर होगा, क्योंकि खर्चे हमने उसमें से माइनस करने हैं। फिर नीचे को लिखा हुआ है टर्मिनल कैश इनफ्लोज। टर्मिनल कैश इनफ्लोज ये प्रोजेक्ट की जब लाइफ ख़त्म हो जाती है ना उस वक्त होते हैं। सपोज़ के 10 साल का प्रोजेक्ट हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, हमने एसेट तो खरीदे हुए हैं ना, अब वो ज़रूरत है नहीं ज़रूरत, क्योंकि हमारा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। अगर वो हम बेच रहे हैं, उससे भी कुछ पैसा हमें पास आ रहा है, तो वो टर्मिनल कैश इनफ्लोज होंगे हमारे। ठीक है, उसको सॉल्वेज वैल्यू भी लिखा जाता है कि बेचने के बाद। ठीक है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हम इस तरह हमें कैश फ्लोज का पता चल जाएगा कि कैश फ्लोज हमारे कितने हैं। ठीक है, फिर हम उस पर कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। अब कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स हैं ना, टेक्निक्स कौन सी हैं, वो मेथड्स हैं, वो टूल्स हैं हम कह सकते हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम प्रोजेक्ट को पूरी वैल्यूएशन कर लेते हैं। ठीक है, सारे प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन करके शॉर्ट लिस्ट करके उसका फ़ायदा और उसका नुकसान, उसकी कॉस्ट सब कुछ सामने रख देते हैं। फिर उनको कंपेयर करते हैं आपस में कि ये हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा इनमें से। ठीक है, फिर उसमें से सिलेक्ट करते हैं। तो इन टेक्निक्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है एनपीवी, इसको बोल्ड करना मैं भूल गया, लेकिन सबसे पहले एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू की पहली टेक्निक है। इसमें क्या किया जाता है कि हम डिफरेंस लेते हैं। किसके दरमियान डिफरेंस होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसका मैं पहले बता देता हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है। हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा, उसके हिसाब से एक होती है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू और एक होती है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं कि हम कैश इनफ्लोज जो होते हैं, अब कैश इनफ्लोज कौन से हमारे, वो तो फ्यूचर के ही है ना। हमें जो कैश इनफ्लोज में के पैसा हमें मिल रहा है वो हमें फ्यूचर में मिलेगा, अभी मिला तो नहीं है ना, तो वो फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर में मिलेगा, इट मीन्स वो उनकी फ्यूचर वैल्यू है। सपोज़ कि 1 साल के बाद हमें 1 लाख रुपया मिल रहा है, तो आज उसकी वैल्यू 1 लाख तो नहीं होगी। अगर 1 साल के बाद 1 लाख है तो आज उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं होगी, क्योंकि टाइम वैल्यू हमें यही बताता है कि अगर आपके पास $1 आज है तो आज से 1 साल के बाद उस $1 की वर्थ उतनी नहीं रहेगी। जैसे कि 1 साल पहले अगर 2,000 रुपया था, तो उसमें से हमारे पास जो चीज़ें मिल सकती थी, आज वो चीज़ें 2,000 की नहीं मिल रही, आज वो 3,000 4,000 की मिल रही है। क्यों? मनी की वैल्यू चेंज हो चुकी है टाइम के साथ। ठीक है, तो अगर 1 साल के बाद हमें 1 लाख रुपया मिल रहा है, तो उस वक्त के जो 1 लाख रुपये आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उन फ्यूचर कैश इनफ्लोज को हमने प्रेजेंट वैल्यू में चेंज करना होगा। ठीक है, तभी हम आज डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जितने भी पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल, 10 साल का प्रोजेक्ट है, तो 10 साल के जितने कैश इनफ्लोज हैं सबकी प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। मीन्स के उनकी डिस्काउंटिंग करेंगे, क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू को जब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब आउटफ्लो जो हो रहा है वो हम आज कर रहे हैं ना, आज कर रहे हैं, तो हम आज कर रहे हैं, इट मीन्स कि आज जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी वही है। आज अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 1 लाख ही है। तो जो कैश आउटफ्लो है उसकी, वो प्रिंसिपल अमाउंट जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वही हमारी प्रेजेंट वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि वो आज की ही हम बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की नहीं बात कर रहे। कैश आउटफ्लो आज होगा, 1 साल बाद नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू और प्रिंसिपल अमाउंट वो सेम ही होगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस पूरे प्रोसेस में नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारे पास है ही, आउटफ्लोज हमारे पास वो हैं, इन दोनों का ले लेंगे हम डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। यही चीज़ यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में बताई गई है कि प्रेजेंट वैल्यू में, नेट प्रेजेंट वैल्यू हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज को
हम सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं, फिर उनको कंपेयर करते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो के साथ। अब कहीं जगह ये लिखा होगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ठीक है, कहीं जगह सिर्फ लिखा होगा कि कैश आउटफ्लोज, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू भी वही होगी जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, क्योंकि वो आज की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन जब फ्यूचर कैश इनफ्लोज की बात करेंगे तो वो फ्यूचर के हैं, तो उनको प्रेजेंट वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। इसमें देखिए ये चीज़ लिखी, फार्मूला भी लिखा हुआ है कि एनपीवी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे कि हम अपनी एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको फार्मूले को हम एक्सपेंड करके देखते हैं, क्योंकि हम इनफ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू तो फाइंड करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो देखते हैं अब इसमें स्टेप्स बताए गए हैं कि एनपीवी को कैलकुलेट करने के स्टेप्स कौन से हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हम कैश फ्लो चेकलिस्ट में पढ़ के आ चुके हैं, कुछ न्यू है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जब हम कैश फ्लोज, क्योंकि सबसे पहले यही होता है ना, कैश फ्लोज का पता होगा तो फिर हम उस पर सारी चीज़ें टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि वैल्यूइंग रियल एसेट हैज़ द सेम स्टेप्स एज वैल्यूइंग फाइनेंशियल एसेट्स, के जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स होंगे उनकी वैल्यू को डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है वो सेम है एज़ कम्पेयर टू रियल एसेट्स। अब रियल एसेट्स कौन से हैं, जिसमें हमारी मशीनरी, फर्नीचर ये कुछ आ जाता है। तो फाइनेंशियल एसेट्स कौन से, हमारा मोस्टली पैसा ही होता है, ठीक है, और ये सिक्योरिटीज़ भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम पैसे की बात करेंगे, सिक्योरिटीज़ वाले एक अलग टॉपिक आ जाता है। फिर नेक्स्ट है, इन्होंने बताया हुआ है कि डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वही कि इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना होगा ये भी डिटरमाइन करेंगे एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए, सेकंड स्टेप है। उसके बाद एस्टिमेटिंग द फ्यूचर कैश इनफ्लोज ओवर इट्स फोरकास्टेड लाइफ, कि जितनी हमारी फोरकास्टेड लाइफ है उस सारे फ्यूचर कैश इनफ्लोज भी कैलकुलेट करेंगे। ये चीज़ वही है जो हम कैश फ्लो चेकलिस्ट में देख चुके हैं। एस्टिमेटिंग द इन्वेस्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और वी कैन से दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि हम सबसे पहले बेसिकली ये दोनों चीज़ें लिंक हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हम सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है। हम पैसा अगर लगा रहे हैं तो ये लाजमी नहीं है कि कॉस्ट उसकी हम अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं। क्यों, अगर पैसा हमारा है तो हमें उस पर कुछ रिटर्न तो चाहिए ना, ठीक है, तो उस पर कॉस्ट देखेंगे, ठीक है। अगर हमारा पैसा जो है वो लोन पे हमने लिया हुआ है, ठीक है, मोस्टली बिजनेसेस लोन ही लेते हैं, तो अब बैंक भी तो उसकी कॉस्ट लेगा ना। कॉस्ट क्या होगी, वो इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट है क्या, कॉस्ट ऑफ यूजिंग मनी, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट लेगा, तो वो कॉस्ट भी हम सामने सामने रखेंगे, और उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर पैसा हमारा अपना है तो हमारा जो कॉस्ट होगी वो मोस्टली हम वही देखेंगे कि मार्केट के हिसाब से अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हमें कितनी कॉस्ट हमें मिलनी चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देख लेंगे। अगर पैसा लोन पे है तो हम पहले देखेंगे कि हमारे पास जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना हमसे कॉस्ट डिमांड कर रहे हैं, उस हिसाब से अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिमांड कर लेंगे, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी तो फिर हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे, अपनी डिसीजन मेड बना लेंगे। उसके बाद है फार्मूला इसका, ठीक है। फार्मूला इसका बेसिकली वही है, लेकिन मैंने कहा था ना कि फ्यूचर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो वो फार्मूला ये है, ठीक है। हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि CF1, ये पीछे मैंने NPV लिखा हुआ है लेकिन ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर रहे, हम प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश इनफ्लोज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फार्मूला देखेंगे, CF1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस K की पावर 1, ये पहला साल है, प्लस CF2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस K की पावर 2, ये दूसरा साल, प्लस इस तरह तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि दो चीज़ें, CF के कैश फ्लो, उसके पहले साल हमें कितने कैश फ्लो मिल रहे हैं, ये याद रखना है, नेट कैश फ्लो है। अब नेट कैश फ्लो क्या है ये मैं बताऊंगा आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब उसके साथ नीचे 1 प्लस K लिखा हुआ है, तो K से क्या मुराद है, K है डिस्काउंट रेट। अब डिस्काउंट रेट कौन सा होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखते हैं, फ्यूचर वैल्यू से हम जब प्रेजेंट वैल्यू में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसकी डिस्काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो हमें एक रेट चाहिए होता है जिस पे हम डिस्काउंटिंग करते हैं, तो वो ये है डिस्काउंट रेट। अब ये डिस्काउंट रेट कैसे हम डिटरमाइन करते हैं ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन डिस्काउंट रेट इस क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, हमेशा गिवन होता है। लेकिन मोस्टली ये होता है कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्काउंट रेट कौन सा होगा, ठीक है। तो अभी इसमें हमारे पास सिर्फ ये देखना है कि डिस्काउंट रेट वहाँ पे गिवन होगा और हमने यहाँ पे पुट करना है। तो पहले साल का हमें जो कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी मिल जाएगी, सेकंड ईयर की भी मिल जाएगी, थर्ड की भी, फोर्थ की भी और फिफ्थ की भी। जब ये पाँचों की हमें मिल जाएगी तो हम इन सबको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज की आ जाएगी। तमाम जितने भी फ्यूचर कैश इनफ्लोज सबकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी।
अब यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल को अच्छे से अंडरस्टैंड करके आप तो आपको ये पूरी एनपीवी समझ आ जाएगी। इसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि ईयर्स, ठीक है। इसमें 0 1 2 3 4 5 हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो 5 साल का है, ठीक है। 10 साल का भी हो सकता है, 15 का भी, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि 5 साल का है। सबसे पहले देखें कि इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, मतलब कि इनिशियल कैश आउटफ्लो वो कितनी है। वो है 300, ये डॉलर्स में अमाउंट लिखी हुई है, सपोज कि 300 है। $300 हमारी स्टार्ट में कॉस्ट लगी हुई है, ठीक है। ये -300 इसलिए लिखा हुआ है कि ये हमारे पास से ये पैसा जा रहा है, ठीक है, माइनस लिखा हुआ है। ये एक्सेल में बेसिकली टेबल वगैरह बना हुआ है, तो मैंने कैलकुलेशन भी जो आंसर है इसका फार्मूला भी एक्सेल का लिखा हुआ है साथ, और ये एक्सेल में कैलकुलेशन हो रही है तो इसलिए एक्सेल के हिसाब से मैंने इसको माइनस लिखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये माइनस लिखा हुआ नहीं आएगा, साथ में सिर्फ ये लिखा होगा इनिशियल कैश आउटफ्लो है या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या फिर प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, 300। ये ईयर ज़ीरो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आज हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज हम प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। तो जब आज लगा रहे हैं तो इट मीन्स कि आज लगा रहे हैं, अभी कोई 1 साल बाद नहीं लगा रहे, आज लगा रहे हैं, तो इसलिए ईयर ज़ीरो है, ठीक है। जब 1 साल गुजर जाएगा तो फिर ईयर वन होगा, ठीक है। तो पहले साल हमें कैश इनफ्लोज, थर्ड रो में देखें, अगर वैसे तो फोर्थ रो है लेकिन जो हम यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से थर्ड रो में देखें कैश इनफ्लोज। पहले साल हमारा कैश इनफ्लो कितना हुआ, $300, ठीक है। लेकिन उसी के नीचे देखें कैश आउटफ्लोज भी हुए उस साल, कौन से कितने हुए, $220 हुए। ये कैश आउटफ्लोज क्यों हुए, $300 हमने कमाया तो $300 हमने कमाए तो हैं, लेकिन उसी साल हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दी हैं, ठीक है, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी का, वेयर हाउसेस का, फ्यूल के एक्सपेंसेस हुए हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हुए हैं, मेस के एक्सपेंसेस हुए हैं, एकोमोडेशन के एक्सपेंसेस हुए, मशीनरी के बहुत से मतलब एक्सपेंस हुए हैं उस साल। जब इतना पैसा हमने दिया है तो फिर हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, तो वो कैश आउटफ्लोज को भी हम देखेंगे। पहले साल हमने $300 कमाए और साथ में खर्चे हुए $220, तो हमारे पास नेट कैश फ्लो कितने हुए, वो हुए 80। यही मैं कह रहा था कि आपको नेट कैश फ्लोज का बताऊंगा। जो CF1 CF2 था ना, वहाँ पे नेट कैश फ्लोज लिखने हैं, वहाँ पे सिर्फ कैश फ्लोज नहीं लिखने। कैश फ्लोज और नेट कैश फ्लोज के दरमियान ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये नेट कैश इनफ्लोज हैं। तो अब इसी तरह दूसरे साल की तरफ जाएँ। दूसरे साल में $300 हमने कमाए और हमारे खर्चे कितने हुए, $220। फिर हमारे पास नेट कैश फ्लो दूसरे साल 80 आए। तीसरे साल भी इसी तरह, चौथे भी इसी तरह। पाँचवें साल में एक चीज़ न्यू है, वो क्या है, वो है सॉल्वेज 30। इसमें अगर मैं कैश फ्लो चेकलिस्ट के हिसाब से बात करूँ, वहाँ पे मैंने टर्मिनल कैश इनफ्लोज लिखा हुआ था, और साथ में कहा था कि वहाँ पे कि बाज़ जगह ये सॉल्वेज भी लिखा होता है। तो ये वही चीज़ है कि हमने जब आखिरी साल हमारा हुआ, हमारे सारे जो प्रोजेक्ट्स के दौरान जितने भी एसेट्स हमने ख़रीदे थे वो बिक गए, और जब सब बिक गए तो उसका जो पैसा आया है वो हम इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, वो भी यहाँ पे लिखेंगे। तो 300 हमने कमाया पाँचवें साल, 220 हमारे खर्चे हुए, बनते हैं 80 $80। लेकिन $30 हमने चीज़ें बेच के जो हमारे पास सॉल्वेज वैल्यू बची वो $30 वो भी है, तो वो भी ऐड कर देंगे, तो 30 पाँचवें साल हमारे पास आ जाएगा $110। तो ये तमाम नेट कैश फ्लोज हमारे पास आ चुके हैं पाँचवें साल के, ठीक है। अब ये जो नीचे मैंने इसी टेबल के अंदर देखें कि मेरे पास जो है मैंने पूरा फार्मूला लिखा हुआ है एक्सेल का, ठीक है। इसमें हम एन पी वी इक्वल्स टू NPV ब्रैकेट ऑन, जो पैरेंथेसिस होती है वो ऑन करके 15%। अब ये 15% क्या है, ये 15% है हमारा डिस्काउंट रेट, जिस रेट पे हम डिस्काउंटिंग करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फाउंड करेंगे, ठीक है। फिर कॉमा डाल के C8 सेमी कॉलन G8, ये बेसिकली हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है। C8 कौन सा है, जिस पे 80 लिखा हुआ है, ये पहले साल का नेट कैश इनफ्लो। फिर G8 कौन सा है, हमारे पास 110 है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वो जगहों पे डिफरेंट होंगे ज़ाहिर है, जिस हिसाब से आप एक्सेल में डाटा को पुट करेंगे। पैरेंथेसिस ऑफ -300, 300 क्या है, ये जो हमारी इनिशियल कॉस्ट है। फिर आप इंटर करेंगे तो ये आपका एक्सेल में कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन मोस्टली एग्जाम्स में तो एक्सेल में हम कैलकुलेट करते हैं नहीं, हम मैनुअली करते हैं। तो पीछे जो फार्मूला था उसी में मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। अगर आप फार्मूले में देखें, सबसे पहले CF1 की जगह $80 लिख लिया, ये नेट कैश फ्लो इनफ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर है, ठीक है। 1 + 0.15 की पावर 1, 0.15 क्या हमारे पास डिस्काउंट रेट है, मतलब 15% है, तो उसको जब हम परसेंटेज से हटाएंगे तो 0.15 आ जाएगा। सेकंड ईयर का भी इस तरह लिखा, थर्ड ईयर का भी, फोर्थ ईयर का भी, और फिफ्थ ईयर में 110 लिखा, क्योंकि हमारे पास सॉल्वेज वैल्यू भी आई है। तो इन सब की हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हैं आगे। तो हम फाइंड करने के बाद हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज आ जाएंगी। जब ये आ जाएंगी हम, तो इसको हम लिखेंगे और माइनस कर देंगे हमारे पास इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो कौन सा है, 300। इस
जो हमने एग्जांपल के तहत जो जो हमने सपोज की हुई है, तो हमारे पास वो आएगी। तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम इसका देखते हैं कि इसका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है। अब इसके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है, देखें एनपीवी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। तो अब इसका एक्सेप्ट और रिजेक्शन क्या करेंगे, हम इवेल्युएट कैसे करेंगे कि इस एनपीवी के हिसाब से हमें कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए ठीक है। अगर हमारी एनपीवी ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1 है, 2 है, 3 जितनी भी है, ठीक है, तब हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारी एनपीवी लेस देन 0 है तो उस प्रोजेक्ट को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर एनपीवी हमारी 0 के इक्वल आ जाती है तब हम क्या करेंगे, तब क्या करेंगे कि हम कंपनी की पॉलिसी देखेंगे, ठीक है। उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वो किस लिए, अगर एनपीवी 0 के इक्वल है तो इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि हमारे जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, ठीक है, जिसमें लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इन तमाम की ज़रूरियात पूरी होने के बाद हमारे पास पैसा 1 रुपया भी नहीं बचता। अब लैंड को क्या चाहिए, लैंड को, लैंड पे हम रेंट देते हैं, रेंट भी पूरा हो गया, एनपीवी 0 से मुराद है कि रेंट के लिए भी पैसे आ गए, ठीक है। लेबर को क्या चाहिए, वेजेस चाहिए, उसके लिए भी पैसा आ गया, ठीक है। कैपिटल के लिए क्या चाहिए हमारे पास, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट चाहिए होती है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, वो भी पूरी हो गई। ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट थी बाकी वो भी पूरी हो गई, ठीक है। उसके बाद पैसा हमारे पास ज़ीरो बचा, ठीक है। तो अब उसके बाद पैसा ज़ीरो बचा है, तो हम ये हमारे पे ये डिपेंड कर रहा है कि हम इसको मज़ीद इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, ये हम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि नुकसान नहीं है, उस तरह को फ़ायदा भी नहीं हो रहा लेकिन नुकसान भी नहीं है। बाज़ टाइम ये होता है कि अगर रिसेशन चल रही है या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो उस वक्त कई कंपनीज 0 पे भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन लेस देन 0 है तो फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के बाद भी हमारे पास पैसा बचता है। लेस देन 0 है तो हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही, इससे ये मुराद होती है। तो नेक्स्ट हमारे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस के सिंपल से हैं कि ये हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज यूज़ करते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज से मुराद कि हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग हो रही है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज अगर हम 1,000 रुपये हमारे पास है, हम रख लेते हैं 2 साल के लिए, तो उस वक्त तक उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। फिर उसके बाद ये है कि हम डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से हमारी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही। अब ये कैसे होगा, अब ये देखें कि वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, मीन्स कि हम शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ कर रहे होते हैं, यही बात है। शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज़ कैसे होती है, मार्केट प्राइस पर इंक्रीज़ होती है, मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो अब मार्केट प्राइस इंक्रीज़ कैसे होगी, जब हम कुछ पैसा अपने पास सेफ रखेंगे और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रखेंगे, मीन्स कि हम रिटेन अर्निंग बढ़ाएंगे और साथ में उसको फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज़ कितनी होगी वो हमें पता चल जाता है, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट के बाद कितना पैसा बचना है ये हमें पता चल जाएगा। तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास पैसा है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ये भी एक फ़ायदा है। उसके बाद कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, तो ये भी वही चीज़ आ जाती है कि हमारे पास जो अल्टीमेट पर्पज़ क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। वो क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना, मतलब कि मार्केट प्राइस पर शेयर को इंक्रीज़ करना। ये पूरा जो ये जो चीज़ है, इस पे कंसेप्ट है, ये जो फर्स्ट चैप्टर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 मेन डिसीजंस कौन से हैं और अल्टीमेट गोल कौन सा होता है, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। फिर जो एक ही इसका डिसएडवांटेज बताया गया है कि डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, थोड़ी कैलकुलेशन डिफरेंट है, लेकिन है नहीं, लेकिन कहा गया है कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ भी इसमें मुश्किल है नहीं। अब नेक्स्ट है पे बैक पीरियड। इनको मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका मकसद यही है कि एक ही बार इन चैप्टर्स को इन डिटेल अगर पढ़ लिया जाए तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और इनकी असली चीज़ समझ आ जाती है कि इन चैप्टर्स का असली मकसद क्या है। तो आज हम 2 टेक्निक्स ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो नेक्स्ट टेक्निक्स नेक्स्ट वीडियो में। तो अब इसमें जो है पे बैक पीरियड हमें क्या कहता है, ये सेकंड टेक्निक है हमारी कैपिटल बजटिंग की। पे बैक पीरियड हमें क्या बताता है, पे बैक पीरियड एक ऐसा पीरियड है ना जो हमें ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स हमें रिक्वायर्ड हैं अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पे बैक पीरियड ये बताता है कि 10 लाख रुपया तो आप लगा रहे हो, लेकिन कितने साल आपको चाहिए ये 10 साल वापस उस प्रोजेक्ट में से कमाने के लिए,
कि उस प्रोजेक्ट में से कमाने के लिए आपको ये कितने साल लग जाएंगे कि 10 लाख आप ओरिजिनल अमाउंट तो आप कम से कम रिकवर कर सकें ना, उसके लिए आपको कितने साल चाहिए। तो ये हमें पे बैक पीरियड बताता है। तो इसमें यही चीज़ लिखी हुई है कि इज़ अ पीरियड इन विच यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए कि ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए ताकि हम अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकें। तो इसकी सिंपल सी चीज़ यही है कि हमें कितने साल चाहिए अपनी वो अमाउंट रिकवर करने के लिए जो हमने इन्वेस्ट की हुई है। तो इसका फार्मूला सिंपल सा बताया गया है कि पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ईयर्स बिफोर कॉस्ट रिकवरी प्लस रिमेनिंग कॉस्ट टू रिकवर डिवाइडेड बाय कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। इसको ऐसे समझ नहीं आएगी, इसको समझने के लिए नीचे जो क्वेश्चन है जो मैंने सपोज किया हुआ है उसको समझना पड़ेगा, फिर आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये फार्मूला कैसे है। ठीक है, इसको बड़े डिटेल से बड़े कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। सबसे पहले देखें कि हमारे टेबल क्या है, ईयर 0 1 2 3 4 5, 5 साल का प्रोजेक्ट हमने सपोज कर लिया। हमने नेट कैश फ्लोज देख लिए, पिछले जो एनपीवी में हमने देखा था नेट कैश फ्लोज कैसे आए थे। ठीक है, हमने वो कैलकुलेट नहीं किए क्योंकि वो लोगों को अब समझ आ चुके होंगे। अब हम जस्ट नेट कैश फ्लोज को शॉर्टली लिख लेते हैं। तो हमारे पास ईयर 0 में 70,000 माइनस है, मीन्स के 70,000 एक प्रोजेक्ट में हमने लगाया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब पहले साल हमें 30,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। ये नेट कैश फ्लोज है, मतलब कि जितना पैसा आया उसमें से खर्चे निकाले तो हमारे पास पीछे कितना बचा, 30,000 बचा। दूसरे साल हमें कितना मिला, 30,000। तीसरे साल 20,000, चौथे साल 15,000 और पाँचवें साल 25,000 रुपये मिला। ये 25,000 में सॉल्वेज वैल्यू सब कुछ ऐड ही है। ठीक है, नेट कैश फ्लोज है। अब देखें, हमने इस टेबल में ये देखना है कि 70,000 हमने लगा लिया है ना। ठीक है, कितने साल में हम 70,000 रिकवर कर रहे हैं। पहले साल कितना हुआ, 30,000 हमने कमाया। ठीक है, तो पहले साल 30,000 रिकवर हुआ। दूसरे साल 30,000 और कमा लिया, तो पहले साल 30,000 कमाया था, दूसरे साल भी 30,000 कमा लिया, टोटल कितना कमाया, 60,000 हमने कमा लिया। तो 2 साल में हमने 60,000 रिकवर कर लिया, लेकिन करना कितना था, 70,000। तो तीसरे साल हमने कितना पैसा कमाया, 20,000 कमाया। तो पहले 2 साल में कितना कमाया था, 60,000। तो तीसरे साल के 20,000 पे मिला के तो 80,000 हमारा बन चुका है। मतलब तीसरे साल हमने अपने जाके पैसे रिकवर किए ना, 70,000 रिकवर किए है। तो ये जो फार्मूले में लिखा हुआ है ना, ईयर्स बिफोर कॉस्ट रिकवरी, देखें कि जिस साल हमने, इसका मतलब ये है कि जिस साल आपने पैसा रिकवर किया है उससे पीछे कितने साल हैं। इससे मुराद ये ईयर बिफोर कॉस्ट रिकवरी से क्या मुराद है कि जिस साल आपने पैसा रिकवर किया है ना उससे पीछे कितने साल हैं। इस क्वेश्चन में देखें, तीसरे साल जाके पैसा रिकवर किया है ना, उससे पीछे कितने साल हैं, 2। तो ईयर बिफोर कॉस्ट रिकवरी की जगह इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या आएगा, 2 आ गया, प्लस रिमेनिंग कॉस्ट टू रिकवर। हमने ये देखना है अब कि पीछे क्या है, 2। तो जब 2 साल गुजर चुके थे तो हमारे पास कितना पैसा हमें मज़ीद चाहिए था अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो 2 साल में हमने कितना कमाया था, 60,000, रिकवर कितना करना था, 70,000, कितना पैसा मज़ीद चाहिए था, 10,000। तो रिमेनिंग कॉस्ट टू रिकवर की जगह हम क्या लिखेंगे, 10,000। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद डिवाइडेड बाय कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। अब तीसरे साल हम जाके पैसा रिकवर करेंगे ना, तो उस साल टोटल कैश फ्लोज कितने थे। ठीक है, तो तीसरे साल में टोटल कैश फ्लोज कितने थे, 20,000। ठीक है, तो इस जगह पे हम लिख देंगे 20,000। तो ये इसका सिंपल सा फार्मूला है कि ईयर बिफोर कॉस्ट रिकवरी के जिस साल पैसा रिकवर किया उससे पीछे कितने साल थे, इधर थे 2। तीसरे साल पैसा रिकवर किया इधर, तो उससे पीछे 2 साल थे, 2 लिख दिया। तो जब 2 साल गुजर चुके थे तो मज़ीद कितना पैसा चाहिए था हमें अपना पैसा रिकवर करने के लिए, चाहिए था 10,000। तो उधर 10,000 लिख दिया, डिवाइडेड बाई जिस साल पैसा रिकवर किया, मतलब तीसरे साल रिकवर किया ना, उस साल टोटल कैश फ्लोज कितने थे, वो थे 20,000। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000 आ गया 0.5। पीछे क्या है, 2 प्लस 0.5 2.5। तो हमारा पे बैक पीरियड कितना आ गया, 2.5। मतलब कि 2.5 साल चाहिए हमें अपने पैसे को रिकवर करने के लगेंगे, मतलब अपने पैसे को रिकवर करने के लिए इस प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये पे बैक पीरियड की सिंपल सी एग्जांपल है। अब एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया के पे बैक पीरियड के हिसाब से हम कितना किस हिसाब से रिजेक्ट और एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हमने कैलकुलेट किया कि 2.5 साल चाहिए इस प्रोजेक्ट से हमें पैसा रिकवर करने के लिए। तो ये बात याद रखिएगा कि पे बैक पीरियड में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है। ये टोटल डिपेंड करता है इन्वेस्टर की परसेप्शन पे, कंपनी की परसेप्शन पे, बिजनेस हाउस की परसेप्शन पे, कि उनका प्री डिटरमाइंड या प्री स्पेसिफाइड थ्री शोल्ड क्या है। थ्री शोल्ड क्या होता है कि उनका टारगेट, उनका स्टैंडर्ड। ठीक है,
उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है, कि उन्होंने अपने ज़हन में कितना सोचा हुआ है, कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। सपोज़ कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँ जिसमें मुझे 3 साल में पैसा रिकवर करके जो मुझे दे दे। ठीक है, मेरी ये परसेप्शन है, मेरा ये थ्रेशोल्ड है, मेरा ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अब मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को ही एक्सेप्ट करूँगा जिसका जो पे बैक पीरियड होगा वो 3 साल से कम होगा। तो अब इसका एक्सेप्टेंस रिजेक्शन क्राइटेरिया 3 ईयर्स हो गया। तो अगर जो मैंने एग्जांपल से जो क्वेश्चन सॉल्व किया उस हिसाब से वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड क्या है 3 ईयर्स और उसका पे बैक पीरियड कितना है 2.5 ईयर्स। ठीक है, अगर मेरा जो स्टैंडर्ड था या प्री डिटरमाइंड या प्री स्पेसिफाइड मेरा थ्रेशोल्ड था कि मैंने ऐसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जिसका जो पे बैक पीरियड 2 ईयर्स हो, तो उसका तो 2.5 आ रहा है, तो वो मेरे लिए रिजेक्टेबल होगा, मैं रिजेक्ट कर लूँगा उसको, मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँ जो मुझे 5 साल में पैसा रिकवर करके दे दे, तो उस हिसाब से भी ये प्रोजेक्ट मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये 2.5 ईयर्स में कर रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ कि ये जो पे बैक पीरियड होता है हर कंपनी के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट कंपनीज़ के लिए डिफरेंट होता है और डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होता है। ठीक है, क्यों? अगर आज मेरे कंट्री में रिसेशन चल रहा है, तो मुझे पता है कंपनीज़ जो बिज़नेसेस चल ही नहीं रहे, बिज़नेसेस बंद हो रहे हैं। ठीक है, तो उस वक़्त मैं कहूँगा या कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जो 5 साल में तो कम से कम पैसा रिकवर करके दे दे। तो ठीक है, आज मेरे लिए पे बैक पीरियड जो है वो डिफरेंट होगा। मेरे लिए डिफरेंट है, दूसरी कंपनी के लिए डिफरेंट होगा, तीसरी कंपनी के लिए डिफरेंट होगा। लेकिन अब अगर सिचुएशन बदल जाती है, क्यों? आप अगर बिज़नेसेस बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, कंट्री में इतनी अच्छी सिचुएशन हो चुकी है इकॉनमी के, जो है बिज़नेसेस बहुत पैसा कमा रहे हैं, रातों रात वो मिलियन बिलियंस का प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उस वक्त मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करूँगा जो 5 साल में मुझे पैसा रिकवर करके दे। मैं तो वो उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँगा जो 1 साल के अंदर मुझे रिकवर करके दे दे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट कंपनीज़ के लिए पे बैक पीरियड डिफरेंट होता है। ठीक है, और टाइम के साथ वो चेंज होता रहता है, कभी भी सेम नहीं होता। तो इसमें ये चीज़ कही जाती है कि जितना पे बैक पीरियड लंबा होगा उतना ज़्यादा रिस्की होगा, और जितना ये पे बैक पीरियड शॉर्ट होगा उतना लेस रिस्की होगा। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, इसको समझना और कैलकुलेट करना बहुत इजी है। आई थिंक कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स में सबसे इजी यही है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इससे हमें जो प्रोजेक्ट का रिस्क है और लिक्विडिटी इजीली पता चल जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा ज़्यादा होगा पे बैक पीरियड, जितना लंबा होगा उतना ही ज़्यादा ये रिस्की होगा, उतना ही लेस लिक्विड होगा। लेकिन जितना पे बैक पीरियड कम होगा उतना ही लेस रिस्की और मोर लिक्विडिटी होगी उसमें। तो डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहली बात है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये कंसिडर नहीं करता, क्योंकि कहीं भी हमने डिस्काउंटिंग नहीं की, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड ही नहीं की। ठीक है, लेकिन साथ में ये चीज़ मेंशन की गई है कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में ये हमारा ड्रॉबैक नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हम डिस्काउंटिंग करते हैं। अब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या है वो मैं इस स्लाइड के आगे बताऊँगा। अच्छा, इट डज़ नॉट टेक इनटू कैश फ्लोज आफ्टर पे बैक पीरियड, कि हम जब पे बैक पीरियड सपोज के 2 साल में हमारा पैसा रिकवर हो रहा है, तो 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो 2 साल के बाद 3 साल और भी तो हैं, उसमें अगर हमारा बिजनेस ही तबाह हो गया तो वो तो हमने कंसिडर किया ही नहीं। एक और डिसएडवांटेज इसका, इससे मुराद ये है कि हमने अगर 5 साल का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, 2 साल में पैसा रिकवर हो रहा है, तो अगले 3 सालों का क्या, उसका तो हमने देखा ही नहीं। ठीक है, वो चीज़ भी तो देखनी है, तो ये किसका डिसएडवांटेज है वो हमने नहीं देखा। और इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, तो उसके लिए ये हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि अगर कोई 50 साल का प्रोजेक्ट है तो वो अगर बताता है कि 25 साल में पैसा रिकवर हो रहा है, तो नॉर्मल देखने में तो ये ठीक लग ही नहीं रहा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए ये फेवरेबल नहीं है। इसका लास्ट डिसएडवांटेज बताया गया है कि इट हैज़ आर्बिट्रेरी कट ऑफ पॉइंट, मीन्स के डिफरेंट कंपनीज़ के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर हम दो कंपनीज़ हैं, दो कंपनीज़ एट अ टाइम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, तो एक कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन शायद बहुत अच्छी हो, उसका ये साइड प्रोजेक्ट हो, दूसरी कंपनी का शायद ये मेन प्रोजेक्ट हो, वो इसी से अपने ऑपरेशंस को चला रहे हैं, उसी से सारे वो कंपनी खड़ी इसी प्रोजेक्ट पे होगी, वो इसी का वेट कर रही है, लेकिन दूसरी कंपनी को मिले ना मिले प्रोजेक्ट, उसकी वेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो दोनों के लिए पे बैक पीरियड डिफरेंट होंगे। ठीक है, दोनों के लिए डिफरेंट हो गया, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि हम कंपनी की परफॉर्मेंस दूसरे से हम नहीं कर सकते, दूसरी कंपनीज़ इस बेस पे हमसे आगे निकल जाएंगी, क्योंकि अगर एक कंपनी की वेल्थ अच्छी है तो वो अगर 5 साल में पैसा रिकवर कर रही है तो उसके लिए मसला नहीं है। तो एक कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, उसको शायद 2 साल में अपने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो अपने
क्रेडिटर्स हैं उनको लोन पे करना होगा तो उसको 2 साल के अंदर अंदर पैसा चाहिए, तो वो दोनों कंपनीज़ के लिए काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, तो इसका ये एक डिसएडवांटेज भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। देखें सब चीज़ वही है, सब चीज़ वही है, सिर्फ हमने इसमें एक चीज़ की हुई है, डिस्काउंटिंग की हुई है। कैसे? फार्मूला फॉर डिस्काउंटिंग इज एज फॉलोज, वही चीज़ है CF1/1 + K की पावर 1। डिस्काउंट रेट गिवन है 15%, हर जगह गिवन होगा जब भी कैपिटल बजटिंग की जाएगी। ठीक है, तो 70,000 का हमने प्रेजेंट वैल्यू नहीं फाइंड की, डिस्काउंटिंग नहीं की, प्रेजेंट वैल्यू नहीं फाइंड की। क्यों नहीं की? क्योंकि इनिशियल कैश आउटफ्लो है ना, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो आज हमने इन्वेस्ट किया तो आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो पहले साल हमें 30,000 नेट कैश हुआ, उसकी डिस्काउंटिंग की, हमारे पास नीचे रिजल्ट आ गया, डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज के कॉलम में देख लिया आप, उसकी रो में देख लें आगे। फिर इसी तरह दूसरे साल के हमने फाइंड किया, तीसरे साल का फाइंड किया, चौथे साल का फाइंड किया, पाँचवें साल का फाइंड किया। अब ये हैं तो देखें पहले साल भी 30,000, दूसरे साल भी 30,000, लेकिन इनकी डिस्काउंटिंग वैल्यू डिफरेंट है। वो क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से। वो क्यों? देखें कि आज अगर इन्फ्लेशन 10% है, एक साल के बाद शायद 12% हो। ठीक है, तो मज़ीद एक साल गुजरेगा, शायद 2% मज़ीद बढ़ जाए, तो वो चेंज हो सकती है ना। ठीक है, तो वो जिस रेट से बढ़ रही है, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई तो वैल्यू ज़्यादा गिर जाएगी। जैसे कि आज 1,000 की जो चीज़ें मिल रही हैं, नेक्स्ट ईयर शायद वो 1200 की मिलें, और उससे अगले साल शायद वो 1200 की भी ना मिले, शायद वो 1500 की मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ गई है, तो वैल्यू मज़ीद गिर गई है। ठीक है, इसलिए आज जो 30,000 की सॉरी 1 साल के बाद जो 30,000 की वैल्यू है, आज उसकी वैल्यू कितनी होगी? वो इन्होंने बताई हुई है 26,086 रुपीज़। लेकिन जो 2 साल के बाद 30,000 होंगे, उनकी आज वैल्यू कितनी है? 22,684। ठीक है, तो इसलिए सबकी डिफरेंट आ रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, इन सब की डिस्काउंटेड करेंगे, बाकी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बिल्कुल सेम है। पे बैक पीरियड के इसकी डेफिनेशन भी वही होगी, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन क्राइटेरिया भी वही होगा। ठीक है, फार्मूला भी वही होगा, सिर्फ एक चीज़ चेंज है कि हमारी जो कैश फ्लोज है ना, उनमें सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने उसकी डिस्काउंटिंग करनी है। ठीक है, फिर अब हम वही फार्मूला लेंगे, पे बैक पीरियड इक्वल टू ईयर्स बिफोर कॉस्ट रिकवरी प्लस रिमेनिंग कॉस्ट टू रिकवर डिवाइडेड बाय कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ईयर बिफोर कॉस्ट रिकवरी हमारी कितने, पहले साल हमारा 26,000 रिकवर हो रहा है, दूसरे साल कोई 22,000 रिकवर हो रहा है, तीसरे साल कोई 13,000 रिकवर हो रहा है, तो ये मिला के हमारा 70,000 नहीं बनता। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखें तो हमारा तीसरे साल जाके इसमें पैसा रिकवर नहीं हो रहा, क्योंकि अब हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को देखना है, नेट कैश फ्लोज को नहीं देखना, क्योंकि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है ना। तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 4 साल के पैसे आप जाकर रिकवर ऐड करें तो फिर आपको पता चलेगा कि 70,000 जाके चौथे साल रिकवर हो रहा है। ठीक है, तो उसी फार्मूले को अगर आप देखें कि पे बैक पीरियड इक्वल टू ईयर बिफोर कॉस्ट रिकवरी प्लस रिमेनिंग कॉस्ट टू रिकवर डिवाइडेड बाय कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो इसमें ईयर बिफोर कॉस्ट रिकवरी 3 होंगे, क्यों? चौथे साल पैसा रिकवर हो रहा है ना, चौथे से पीछे कितने साल है? 3, 3 आ गया, प्लस रिमेनिंग कॉस्ट टू रिकवर, वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब चौथे साल हमारे कितने कैश फ्लोज हैं वो नीचे लिख देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.94। ठीक है, तो जब हमने सिंपल पे बैक पीरियड फाइंड किया तो उसने हमें क्या बताया कि 2.5 ईयर्स में आपका पैसा रिकवर हो रहा है, जो 70,000 आपने इन्वेस्ट किया। लेकिन जब हमने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड किया तो उसने हमें बताया कि 3.94 ईयर्स चाहिए आपको, मतलब अप्रॉक्सीमेट 4 ईयर्स ही लगते हैं, मतलब जो 4 साल से कुछ महीने का आपको चाहिए अपने पैसे को रिकवर करने के लिए 70,000 के लिए। और इसमें मोर एग्जैक्ट कौन सा है, बेहतर कौन सा है, वो है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर कर रहा है, मतलब इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करके वो बता रहा है कि इतने साल आपको चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली ये ऑथर्स जो होते हैं वो पे बैक पीरियड ही करते हैं, बहुत कम आते हैं जिन्होंने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड किया, लेकिन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पे बैक पीरियड से। बाकी ये सब बिल्कुल सेम है पे बैक पीरियड से, इसके एडवांटेजेस में सिर्फ डिसएडवांटेजेस में एक फ़र्क है। डिसएडवांटेजेस में क्या फ़र्क है कि पे बैक पीरियड में एक डिसएडवांटेज था कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता, हम डिस्काउंटिंग नहीं करते, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड नहीं करते। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहा, ये उसका डिसएडवांटेज था। लेकिन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का ये एक एडवांटेज है, क्योंकि इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये एक हमारा एडवांटेज है, ये हमारा डिसएडवांटेज नहीं है।
ठीक है, एक डिफरेंस है पे बैक पीरियड ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में एक डिफरेंस आ गया कि वो टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर नहीं करता, ये कर रहा है, इसलिए ये बेटर है। ठीक है, दूसरा फ़र्क बस सिंपल सी ये बात है कि उसमें डिस्काउंटिंग नहीं कर रहे होते कैलकुलेशन के दौरान, इसमें हमें डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है। बाकी इसका एक्सेप्टेंस रिजेक्शन क्राइटेरिया भी सेम है, फार्मूला भी सेम है, डेफिनेशन भी सेम है, सब सेम है। सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज में एक फ़र्क है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, और कैलकुलेशन में ये डिफरेंस है। होप कि ये सारे कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे। तो रिमेनिंग जो टेक्निक्स हैं वो दूसरी वीडियो में जो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। वीडियो लंबी होने की वजह से वो सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में ऐड नहीं कर सका। और जो लोग ब्रीफली चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, डिटेल में नहीं देखना चाह रहे, उनके लिए भी अलग वीडियोज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं।